हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें कि हम लोग केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े हैं, फिजिकल एंड दियर मेजरमेंट के बारे में पढ़े हैं और मैटर के बारे में पढ़े हैं। ये दो टॉपिक को हम कवर किए थे लेक्चर फर्स्ट में और मैटर के बारे में हम कवर किए हैं लेक्चर नंबर 2 में। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड अवोगाद्रोस लॉ को कवर किया गया है लेक्चर नंबर 3 में, अभी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा जाए तो मेनली 5 लॉज होते हैं जिनमें हमको पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास क्या होने वाली है, कंजर्व रहने वाली है इसके अकॉर्डिंग। और ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर ने। तो इन्होंने बताया था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कोई भी चीज जो मैटर है उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। इनको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है। ये कहाँ से 2 ग्राम आया? ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एक। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम, ठीक। तो ये हाफ को 2 है, वो 2 होता तो 32 ग्राम होता, पर हाफ है तो मतलब 32 डिवाइडेड 2 तो 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम सम करें तो कितना हो रहा है? 2 और 16 कितना हो गया? ये 18 ग्राम। अगर इधर भी ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 प्लस 16 बराबर 18। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट का मास था 18 ग्राम, वो आपस में रिएक्ट करने के बाद 18 ग्राम हमें वाटर दिए हैं। इसको और भी एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 है तो ये हो जाएगा 32 ग्राम और ये है 12 ग्राम। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 44 ग्राम, ठीक। जब ये आपस में रिएक्ट कर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। तो CO2 कितना होगा? 12 प्लस 32, टोटल कितना होगा? 44 ग्राम CO2 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास था वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है। और आइए एग्जांपल लेते हैं कि NH3 हाइपर प्रोसेस में बनता है क्या? NH3। इसमें क्या लेते हैं? 3 मोल H2 लेते हैं और क्या लेते हैं? N2 लेते हैं। तो क्या बनता है? 2NH3, ठीक। तो यहाँ पे H2 है, कितना है ये? यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है? 6 हाइड्रोजन है। तो ये हो जाएगा 6 ग्राम। क्यों? क्योंकि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 6 हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम। और N2 एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। तो 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 34 ग्राम। सेम चीज यहाँ पे है।
2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है और हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो 3 ग्राम। ठीक, तो इसमें 14 प्लस 3 17, तो कितना हो जाएगा ये 34 ग्राम। तो इन सब एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, जब वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो उतना ही मास का बनाते हैं जितना वो पहले थे। जैसे कि यहाँ पे क्या था 2 ग्राम और 16 ग्राम टोटल 18 ग्राम, कितना बना है 18 ग्राम। और यहाँ पे कितना है 12 और 32 ग्राम, टोटल कितना हुआ था 44 ग्राम। इनका जो प्रोडक्ट का वेट है वो भी 44 ही है। इस एग्जाम्पल से भी हम देख रहे हैं कि 6 ग्राम और 28 ग्राम है, टोटल 34 ग्राम हो रहा है, तो जिससे हमें 34 ग्राम अमोनिया मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा, जिसको जो है कि एंटोनी लिवोसियर ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम भी याद कर लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एंटोनी लिवोसियर ने कौन सा लॉ दिया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे था ना H2 है O2 है, ये अलग अलग फॉर्म है, पर जब ये आपस में मिल जा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहे हैं। तो सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कर रहा है कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको दिए थे जोसेफ प्राउस्ट ने। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि ए गिवन कंपाउंड, ठीक, तो ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि एक इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 है, तो एक नेचुरल सैंपल था और इन्होंने सिंथेटिक मेथड से CuCO3 को बनाया। तो जब उन्होंने इसको बनाया और जो नेचुरल सैंपल था, तो इसमें जो कॉपर का परसेंटेज था बाई वेट दोनों में सेम था। तो इनका कहने का ये है तात्पर्य कि अगर आप कोई भी कंपाउंड कोई कोई भी कंपाउंड आप किसी भी मेथड से बनाइए, उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन रहने वाला है बाई वेट, वो सब में क्या होने वाला है, फिक्स रहने वाला है, सब में सेम रहने वाला है। जैसे कि मान के चलिए हम बात कर लेते हैं वाटर की, ठीक, तो चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो आपका टैप वाटर हो, ठीक, तो सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होने वाला है, मतलब वो फिक्स होने वाला है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। आप इसको किसी भी मेथड से बनाइए, चाहे कहीं से भी लाइए, जो वाटर में एलिमेंट का प्रपोर्शन है वो क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था कि कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर के जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होने वाला है वो सेम होने वाला है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। जाहिर सी बात है, कोई अगर केमिकल कंपोजिशन है, ये कोई एक कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन है तो वो तो सेम ही रहने वाला है ना, उसमें चेंज तो होगा नहीं। अगर H2O है, चाहे आप कहीं से भी लेके आइए, उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट परसेंट क्या होगा, सेम होगा। तो आइए आपको वेट परसेंट का बारे में भी इसमें बता देते हैं कि वेट परसेंट निकलता कैसे है। जैसे कि H2O है, ठीक है, इसमें हमें हाइड्रोजन का वेट परसेंट निकालना है, ठीक है, तो ये कितना होता है 2 ग्राम होता है और ये कितना होता है 16 ग्राम, टोटल कितना हुआ 18 ग्राम, ठीक। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ कितना निकालना है हाइड्रोजन का,
परसेंटेज वेट परसेंट किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। तो कितना होगा, हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है और टोटल वेट कितना है 18। इसमें 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो भी आएगा ये हमारा वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर यही चीज वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम बटे 18 ग्राम टोटल इंटू 100, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो इसी फार्मूला का यूज करके इन्होंने ये सब कॉपर का वेट परसेंट निकाले हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का निकाले हैं। आप निकाल सकते हैं, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63 और कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे बताने का, और तरीके से बताने का बहुत तरीका है। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको डाल्टन ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये है कि इफ टू एलिमेंट इफ टू एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट कंबाइन होके जब मोर देन वन कंपाउंड मतलब कि एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो H2 है और क्या है, हाफ O2 है, इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक। और एक H2 है और क्या है, O2 है, इससे क्या बन रहा है, H2O2 बन रहा है। तो फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट, कर रहा है कि इनमें से किसी का एक एलिमेंट का जो मास होगा, कर रहा है कि विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जैसे कि ये क्या है, ये 2 ग्राम है और ये भी क्या होगा 2 ग्राम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1 ग्राम होता है। तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे O2 है तो कितना है, ये 16 ग्राम है और ये कितना है 32 ग्राम। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, क्या है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि मास क्या रहने वाली, कंजर्व रहती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो ये 16 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल 18 ग्राम। तो 18 ग्राम हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो 18 ग्राम ये होगा। और यहाँ पे कितना होगा, 32 और 2 34 ग्राम, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि जब कोई 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट दें, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, आपस में रिएक्ट किए, तो क्या किए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिए हैं, एक दिया है वाटर और एक दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फिर उसमें कह रहा है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो इसमें कौन सा मास किसका फिक्स रहने वाला है, ये हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये 2 ग्राम है और यहाँ पे भी ये 2 ग्राम है। तो कह रहा है कि आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो इनका जो रेशियो होने वाला है मास का, वो क्या होने वाला है, एक स्मॉल होल नंबर होने वाला है। तो 16:32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:2, ठीक। आइए इसको और एग्जांपल से देखते हैं। ये था आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। तो एक एग्जांपल और देखते हैं दूसरा। एक होता है कार्बन, जब ये क्या करता है O2 से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें CO2, ठीक। अगर यही कार्बन जब क्या करे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन को होता है 16, पर है 2 ऑक्सीजन तो हो जाएगा ये 32 ग्राम। तो फिर वही मास ऑफ कंजर्वेशन लगा दें तो 12 और 32 कितना होता है 44, तो हमें मिलेगा 44 ग्राम CO2।
और यहाँ पे सेम चीज 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, क्योंकि वहाँ पे 2 था इसलिए 32 हुआ, यहाँ पे 1 है इसलिए ये 16 हो गया। तो 16 और 12 कितना होगा, 16 और 12 28 होगा, तो 28 ग्राम। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, फिक्स है। तो इनके जो ये जो एलिमेंट है इनका जो मास का रेशियो होने वाला है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो 32:60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक, तो आइए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 3 है, एन और प्लस N2O बनाते हैं ना, तो N2 प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, N2O। ठीक, और एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें N2 का होने वाला है, एक को तो फिक्स करना होगा, तो N2 एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 5/2O2, तो ये जिससे मिल जाएगा हमको N2O5। ठीक, तो नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा ये 28 ग्राम। ठीक, मतलब कि 1 मोल N2 गैस रहे तो उसका 28 ग्राम होगा, और वही 1 मोल ऑक्सीजन रहेगा तो उसका 16 ग्राम होगा। ये ग्राम पर मोल में होता है इसका यूनिट, तो 1 मोल का 16 ग्राम। तो फिर वही मास आप कंजर्वेशन लगा दें तो 28 और 16 कितना होगा, 8 6 4 और 2 1 3 1 4, 44। ठीक, तो यहाँ पे 28 ग्राम ये भी है, और यहाँ पे कितना होगा 5 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 ग्राम। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ये मास फिक्स है। दो एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलके एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसमें से एक एलिमेंट जो कि रिएक्ट कर रहा है फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से, तो इनके जो रेशियो होने वाला है मास का वो एक होल नंबर होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 16:80, तो कितना हो जाएगा ये 1:5 के रेशियो में। तो यही डाल्टन ने बताया था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हों, तो इसमें से एक एलिमेंट जो होता है वो फिक्स अमाउंट, अगर किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा था अगर उसका अमाउंट फिक्स कर दिया जाए तो इनका जो रेशियो रहने वाला है मास का वो क्या होने वाला है, स्मॉल होल नंबर होने वाला है। ये क्या है, एक स्मॉल होल नंबर। तो आई थिंक ये थर्ड लॉ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं। तो फोर्थ लॉ क्या है, गैलियोस्टेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये लॉ जो है कि मेनली एप्लीकेबल होता है गैसियस सबस्टांस के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस, मतलब कि कोई भी जब गैस क्या होता है आपस में कंबाइंड होता है या तो फिर प्रोड्यूस हो कोई गैस किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है वो सिंपल होता है, प्रोवाइडेड ऑल गैस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इसको आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा क्या बन रहा है, वाटर ले लेते हैं, वाटर वेपर बनता है, तो क्या होता है H2 होता है और क्या होता है हाफ O2, तो इससे क्या मिलता है H2O वेपर मिलता है ना। ये सब गैसियस फॉर्म में है। गैलियोस्टेक लॉ जो होता है मेनली गैसियस सब्सटेंस के लिए ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो इनका स्टोकियोमेट्रिक होता है यही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका कितना मान लेते हैं कि 1 ml, इसका कितना है 0.5 ml है, क्योंकि हाफ है, हाफ का मतलब 0.5, और यहाँ पे कितना है
1 ml है। इसका मतलब कि 1 ml अगर H2 गैस 0.5 ml O2 गैस से रिएक्ट करेगा तो 1 ml हमें वाटर मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है और इनका रेशियो अगर देखा जाए तो कितना है, 1:0.5 का है, या तो फिर इसको ये कह सकते हैं 2:1 का रेशियो है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या होता है N2 प्लस 3H2 से क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। कितना मोल, 2 मोल बनेगा। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है। तो 1 ml नाइट्रोजन गैस 3 ml हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 ml हमें अमोनिया गैस मिलती है। तो गैलिसोइक इसीलिए गैसीय सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है कि इनका जो गैसीय रिएक्टेंट है या गैसीय प्रोडक्ट है, इनका वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल रेशियो होता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निकाल लिया जाए तो क्या होगा, 1:3। अगर यही नाइट्रोजन और अमोनिया का निकाल लिया जाए तो क्या होगा, 1:2 का रेशियो होगा। इसी में अगर निकाल लिया जाए H2 और H2O का तो क्या होगा, ये 1:1 का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ml है और यहाँ पे 1 ml है। तो 1/1 1:1, यहाँ पे 1:3, यहाँ पे 1:2। तो आई थिंक कि आपको गैलिसो के गैसियस वैल्यूम समझ में आ गया होगा। और अवगाद्रोस लॉ भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कहा गया है कि अगर इक्वल वैल्यूम हो, कोई भी गैस हो आपके पास, कहीं से भी कोई भी गैस लेके आइए, इक्वल वॉल्यूम रखिए और टेम्परेचर और प्रेशर भी इक्वल रखेंगे तो उनके अंदर जो रहने वाले मॉलिक्यूल हैं वो सब सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये 5 ml का हम कोई गैस लेके आए, ठीक, 5 ml, इसमें हम गैस लिए हैं, कौन सा ले लिए, मान के चलिए हम ले लिए CO2। ठीक है, तो टेम्परेचर मान के चलिए इसको ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर होता है, और प्रेशर 1 atm ले लिए हैं। ठीक, और दूसरा कंटेनर हम लिए 5 ml का ही है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर क्या रहने वाला है, 1 atm। क्यों, क्योंकि वहाँ बोला गया ना प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए और इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। तो 5 ml है, 5 ml है, इसमें हम NH3 ले लेते हैं। तो इसमें अगर मान के चलिए कि 1000 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, तो इसमें भी जो अमोनिया के मॉलिक्यूल होने वाले हैं वो 1000 ही होने वाले हैं। ये हमारे अवगाद्रो सर ने बताया था कि इक्वल वैल्यूम 5 ml 5 ml आप ऑल गैसेस, कोई भी गैस हो कहीं से भी आप लाइए, एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर should contains equal number of molecule, ना, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अवगाद्रो लॉ आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बस इक्वल वैल्यूम होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तो इसमें जो रहने वाले मॉलिक्यूल होंगे वो भी इक्वल ही होंगे चाहे वो कोई भी गैस हो। तो आइए चलते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या है, ये मेनली जो है कि 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसमें देखा जाए तो
अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, बात करें, मैक्रोस्कोपिक मतलब थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो उससे छोटा होता है। तो मैक्रोस्कोपिक पे बात किया जाए तो मान के चलिए कि हम इसको लेकर चलते हैं कि कोई सॉलिड है। सॉलिड में ले लेते हैं इसको हम ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो जो मैट ये क्या एक तरीके से कंपाउंड है। कंपाउंड के बारे में आप लोग को हम बताए थे। कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। देखा जाए तो 6 है, 12 है और 6 है, 1:2:1 के रेशियो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, कंबाइंड है। तो इनको कहा जाता है कंपाउंड। अगर सेम एलिमेंट होता, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलता H2, तो वो हो जाता हमारा एलिमेंट। यही एक बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मैटर के अंतर्गत हम लोग सॉलिड पढ़ते हैं। सॉलिड में क्या होता है, ग्लूकोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज में कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। ये सब क्या है, एक अलग अलग एलिमेंट है या एटम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि जो ये सब एटम है ये सब इनडिविजिबल होते हैं, मतलब कि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पहला रूल ये कह रहे हैं, मतलब पहला इनका जो पॉइंट था बोलने का ये था कि कोई भी जो मैटर बनता है वो एटम से मिलकर बनता है और ये एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल का मतलब जिसको हम ब्रेक ना कर पाए। और दूसरा कह रहा है कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मान के चलिए हमारे पास एल्युमिनियम का वायर है। ठीक, एल्युमिनियम का वायर है तो कह रहा है कि ऑल एटम्स, इसमें एल्युमिनियम का वायर है तो इसमें बहुत से एटम होंगे एल्युमिनियम के ना, बहुत से एल्युमिनियम के एटम होंगे पर सब तो एल्युमिनियम ही होगा। तो कह रहा है कि एलिमेंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, इनके अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, इनका आइडेंटिकल मास भी होगा, आइडेंटिकल मास भी होगा। बट अब आगे क्या कर रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। अगर एक हमारा था, क्या लिए थे, एक एल्युमिनियम लिए हैं, ये एल्युमिनियम है और एक ले लेते हैं हम कॉपर वायर। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कॉपर एटम होगा, कॉपर एटम होगा, कॉपर। इसके अंदर क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, इसके अंदर एल्युमिनियम होगा और इसके अंदर एल्यूमिनियम होगा। तो इनका जो प्रॉपर्टी होगा, अगर इनका और इनका कंपैरिजन करें तो इनका दोनों का डिफरेंट रहने वाला है। इसमें जो रहेगा वो तो सेम रहेगा और इसके अंदर अगर खुद का जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, पर इनके और इनके बीच का अगर हम कंपेयर करें तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट करेगी और इनका मास भी डिफरेंट रहेगा। यही दूसरा जो नियम, इनका जो दूसरा पॉइंट है कहने का मतलब है ये है। अब तीसरा क्या कर रहा है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो। यहाँ पे है ना कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे कि
2H प्लस O, क्या हुआ H2O बना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, एक फिक्स रेशियो है 2:1, तभी वो हाइड्रोजन पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर हम C6H12O6 है, तो इसमें जब कार्बन 6:12:6 मतलब कि 1:2:1 के रेशियो में जब ये कंबाइंड होगा तभी ये ग्लूकोज बनाएगा। अगर बात कर लेते हैं किसकी, अमोनिया के, NH3, तो 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल जब रिएक्ट करेगा तभी जो है कि वो अमोनिया बनाएगा। यही बोला गया है कि वो एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए, अगर फिक्स रेशियो में नहीं होगा तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो और चौथा क्या कर रहा है कि जो कोई केमिकल रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन जैसे कि आप ले लेते हैं, एक एग्जांपल मानते हैं, कहाँ, N2, इसके लिए हम बात कर रहे हैं N2 है और क्या है 3H2, से क्या मिल रहा है 2NH3। तो ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, मतलब कि एटम क्या होते हैं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर क्या कर रहा है कि दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये जो एटम्स होते हैं ये रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं। ये डाल्टन्स लॉ का फोर्थ पॉइंट है। इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये N2 है, मान ये N2 गैस है और यहाँ पे H2 गैस है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ इसी जगह रहेगा, ये सिर्फ इसी जगह रहेगा। इनके बीच में क्या होता है, आपस में कोलिजन होता है। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी आने से प्रोडक्ट बनता है, तो NH3 बनता है। ये तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये केमिकल कॉम्बिनेशंस और अवगाद्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ समझ में आया होगा। तो थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।